रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनिका एक बहुत ही भुक्कड़ लड़की थी। अनिका का मुंह हमेशा ही चलता रहता, लेकिन मुंह चलाने का ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी खाती रहे। उसे बस साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद था और उसमें भी डोसा उसका सबसे पसंदीदा था। वो डोसे की बहुत शौकीन थी। ऐसे ही एक दिन अनिका अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है और टीवी पर डोसा खाते हुए लोग देखकर वो अपनी माँ संध्या को बुलाकर कहती है, माँ, मेरा डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, पैसे दे दो ना, मैं बाहर से जाकर लाती हूँ। आग लगे तेरे डोसे में, जब देखो डोसा खाना है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, घर में जो बना है वही ठूस ले। ये भी ठीक है माँ, मैं घर में डोसा बना देती हूँ, पैसे भी बच जाएंगे और डोसा भी खा लूंगी। हाँ, और जैसे डोसे का सामान तो फ्री में आता है ना। जो भी डोसा बनाने के लिए चाहिए होता है वो सब सामान घर में है। प्लीज ना माँ, बनाने दो। ठीक है, जा बना ले, लेकिन बनाने के लिए हाँ कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा सामान उसी में लगा दे, थोड़ा बचा भी दियो। ठीक है माँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर अनिका डोसा बनाने लगती है और बहुत ही अच्छा डोसा बनाती है। दोनों माँ बेटी डोसा खा लेती है, जिसके बाद संध्या अनिका से कहती है, अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई थी, कल तुझे लड़के वाले देखने आएंगे, ठीक है ना? तो कहीं जाइयो मत और समय से तैयार हो जाइयो। अचानक से लड़के वाले क्यों आ रहे हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ। बेटा, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, और लड़का देख ले, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, और कल नाश्ते में तो समोसे और पकोड़े बना लियो, डोसा नहीं, समझ गई ना? हाँ, मैं समझ गई माँ। इतना बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन एक गोविंद नाम का लड़का अपनी माँ मालती के साथ अनिका के घर आता है, जहाँ मालती संध्या का घर देखकर कहती है, बहन जी, घर तो बहुत अच्छा सजाया है आपने। ये सब अनिका ने ही किया है, अब तो मेरी उम्र हो गई है, जो भी करती है अनिका ही करती है। थोड़ी देर में अनिका चाय नाश्ता लेकर आती है और अनिका को देखकर गोविंद कहता है, माँ, अनिका और मैं यहीं कहीं आसपास घूमने जा सकते हैं? वो हम दोनों को भी तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, शादी तुम दोनों को ही करनी है तो तुम दोनों की मर्जी तो जानना सही रहेगा ना। जानी का बेटा, गोविंद के साथ चली जा। इतना बोलकर गोविंद और अनिका बाहर घूमने चले जाते हैं, जहाँ गोविंद अनिका से कहता है, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। यहाँ कहीं आसपास कुछ है या नहीं जहाँ हम बैठ सकते हैं? हाँ, पास में ही एक डोसा कॉर्नर है, वहाँ चलते हैं। यार, मुझे डोसा बहुत अच्छा लगता है। चलो इसी बहाने मैं तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा चीज खिलाता हूँ। डोसा मुझे भी बहुत पसंद है, इनफैक्ट मैं आपसे ज्यादा ही डोसा खाती हूँ। फिर तो हमारी खूब जमेगी। इतना बोलकर दोनों डोसा खाने चले जाते हैं और अनिका को गोविंद अच्छा भी लगने लगता है। दोनों घर आकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अनिका घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, लेकिन वो हमेशा डोसा ही बनाकर घर वालों को खिलाती रहती। कुछ दिनों बाद घर के तीनों सदस्य, बहू और बेटा और सास एक साथ बैठे होते हैं। तभी मालती कहती है, बेटा, अब क्या तू हमें डोसा ही खिलाएगी? कभी कुछ और भी बना दिया कर। जब डोसा मुझे इतना पसंद है, गोविंद जी को इतना पसंद है, तो डोसे में बुराई क्या है? इतना तो अच्छा लगता है माँ जी। माँ सही बोल रही है अनिका, मेरा भी मन हटता जा रहा है डोसे से अब तो। और वैसे भी पसंदीदा चीजें भी इतनी ज्यादा नहीं खाई जाती। तीनों डोसे पर बातें कर ही रहे थे कि उसी समय अनिका की ननद प्रिया घर आती है। प्रिया दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई थी। उसको ऐसे अचानक देखकर मालती कहती है, बेटा, तू तो अगले हफ्ते आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? वो माँ किसी काम से रुकी थी, वो काम हो गया तो आ गई। वैसे भाभी, मुझे माफ करना, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन अब आई हूँ तो पूरी कसर निकालूंगी। अरे तुझे जो ठीक लगे वो करियो, तेरी ही भाभी है। उसी शाम अनिका और प्रिया मार्केट घूमने गए थे और वहाँ उनको एक रेस्टोरेंट पर 7 फीट का डोसा प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिलती है। ये देखकर प्रिया अनिका से कहती है, भाभी, मुझे भैया ने बताया आपको डोसा बहुत अच्छा लगता है, तो आपको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए, पक्का जीत जाओगी। अरे नहीं, डोसा खाना और 7 फीट का डोसा खाना अलग बात है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। क्या भाभी, आप भी ना, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वही चीज आप नहीं खा सकती? कोई नहीं, छोड़ो फिर। वैसे मैंने कभी खाया तो नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना चाहती हूँ। क्या बोलती हो, नाम लिखवा दूँ?
ये हुई ना बात। ठीक है, नाम लिखवा दो। यहाँ लिखा है कि हर शुक्रवार को ये होता है, तब तक आप तैयारी भी कर लेना। ठीक है, मैं नाम लिखवा देती हूँ। इतना बोलकर अनिका नाम लिखवा देती है और डोसा खाने की तैयारी में लग जाती है। वो घर में रोज सुबह शाम दिन रात बस डोसा ही बनाने लगती। ये सब देखकर प्रिया, गोविंद और मालती उसके पास जाते हैं और मालती कहती है, बहू, प्रतियोगिता तो तुझे जीतनी है ना, लेकिन तू हमारी तैयारी क्यों करवा रही है? हमें तो बख्श दे। माँ जी, आप लोग भी मेरा साथ दो ना। आप लोग भी मेरे साथ डोसा खाओगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी, और डोसा जीतने का इनाम भी तो इसी घर में आएगा ना। पूरे 11,000 आएंगे माँ जी। हाँ, एक प्रतियोगिता के लिए सबको रेस में लगा दो। बस जल्दी से जल्दी प्रतियोगिता का दिन आए और हमारी जान छूटे। इतना बोलकर अनिका फिर से डोसा खाने लगती है और ऐसे ही प्रतियोगिता का दिन आ जाता है और वहाँ पर अनिका के आगे 7 फीट का डोसा रखा जाता है, जहाँ अनिका उसे देखकर कहती है, अनिका, बहुत पसंद है ना तुझे डोसा खाना। अब खा बैठकर डोसा और खाती रह जब तक कि तू जीत नहीं जाती। अनिका डोसा खाने ही जाती है कि तभी डोसा वाला आता है और कहता है, मैडम, खाने से पहले इसके नियम सुन लो। अगर आप ये पूरा डोसा 2 मिनट में नहीं खा पाती हो तो आपको हर्जाने के तौर पर 11,000 देने पड़ेंगे। लेकिन ये तो आपने पहले बताया ही नहीं था। ऐसा कुछ था तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था ना। मैडम, अब तो आपको ये प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर नाम लिखवाते समय साइन कर दिए हैं। अगर आप मना करती हो तो भी आपको 11,000 देने पड़ेंगे। तुम्हें तो मैं और भी बताती हूँ। अब तो मैं ये डोसा ना खा कर ही दिखाऊंगी और प्रतियोगिता जीत कर ही दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आज तक कोई भी यह प्रतियोगिता 2 मिनट में नहीं कर पाया है और हार ही गया है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खाकर दिखाऊंगी। इतना बोलकर थोड़ी देर में डोसा प्रतियोगिता शुरू होती है और अनिका जल्दी जल्दी डोसा खाने लगती है और 2 मिनट में वो 7 फीट का डोसा खा लेती है। और डोसा खाने के बाद वो अपना इनाम लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो घर आकर अपने घर वालों से कहती है, आज के बाद मैं कभी डोसा नहीं खाऊंगी। मैंने आज ही पूरे 7 जन्मों का डोसा खा लिया। अब मेरे बस की बात नहीं है। क्यों, अब बस हो गया? और जब हम बोलते थे तो समझ नहीं आता था, आज जब 7 फीट का डोसा खाया तो पता चल गया। हाँ, लगातार इतने दिनों से रोज सुबह शाम डोसा ही खा रही थी और आज भी 2 मिनट में इतना बड़ा डोसा खा लिया। बस अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई डोसे का नाम भी ले ले तो उल्टी कर दूंगी मैं। यही तो मैं भी बोल रही थी, तुझे मना किया था ना। कोई चीज जब रोजाना करने लगो तो पसंद वाली चीज भी मन से उतर जाती है, और वही तेरे साथ हुआ है। और खाएगी 7 फीट का डोसा? खा लेना जा। हाँ माँ जी, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। अब मैं कभी भी डोसा खाने के लिए नहीं बोलूंगी। चलो, मैं तो बच गई। मतलब अगर भाभी वो डोसे की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेती तो मुझे भी रोज रोज डोसा ही खाना पड़ता। हाँ, लेकिन अब नहीं खाना पड़ेगा। परेशान ना हो, अब तो मैं सादा खाना ही बनाऊंगी। अनिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो सबसे माफी भी मांगती है और उसके बाद कभी ना ही डोसा बनाती और ना ही खाती। हर्ष सोफे पर बैठा अपने फोन में नुपुर के बनाए खाने की वीडियो पर जनता के आए हुए कमेंट्स देख कर बहुत ही खुश हो रहा था और नुपुर की कामयाबी पर उसको बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। ऐसे में सोचते सोचते वो अपने कुछ पुरानी यादों के बारे में सोचने लगता है। नुपुर सोफे पर बैठी बड़े ही आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास आरती आकर उससे बोलती है, नुपुर बेटा बड़ी ही भूख लगी है, तो कुछ अच्छा सा खिला दे। जी माँ जी, कहिए क्या बनाऊँ आपके लिए? ऐसा कर बहू, तो सूप बना दे मेरे लिए टमाटो का। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आई। नुपुर रसोई में जाकर अपने फोन में कुछ देर देखने के बाद सूप बनाकर बाहर लाकर आरती को दे देती है। आरती जैसे ही 1 चम्मच सूप पीती है और बोलती है, हाय राम, अरे क्या बना दिया सड़ा सा। इतना सारा नमक डाल दिया इसमें, सारा का सारा मूड खराब कर दिया मेरा। कुछ ढंग का बनाने नहीं आता क्या तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मुझे ऐसा सूप बनाना नहीं आता। मैंने YouTube से देखकर पहली बार बनाया है, इसलिए ऐसा बेकार बन गया होगा ना। अरे तू तो रहने ही दे, पता नहीं कभी कुछ ढंग का खिलाएगी भी या नहीं। नुपुर को खाना बनाने से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट था, इसीलिए उसको कुछ अच्छा बनाना आता था तो वो थे पराठे।
ऐसे ही एक शाम उसका पति हर्ष बोलता है, अरे बेबी, आज कुछ अच्छा सा खिला दो जिसको खाकर बस मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। इतने में आरती वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, तेरी बीबी को बातें बनाने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं। उस दिन सूप बोला था करमजली को बनाने के लिए, और ये महारानी लेकर आ गई नमक वाला पानी। अरे माँ जी, वो मैंने पहले कभी नहीं बनाया था इसलिए, लेकिन आज आप देखना, आज आपको अपने हाथ के स्पेशल पराठे बनाकर खिलाऊंगी, फिर आप बताना कि मुझे कुछ बनाना आता है या फिर नहीं। अरे वाह, पराठे, वाह यार, मुंह में पानी आ गया सुन के। जल्दी बनाओ। जी हर्ष जी, बस अभी लाई। हाँ, तेरे पराठे भी देख लेते हैं। क्या करस्तानी करती है तू पराठों के साथ। नुपुर रसोई में जाकर आलू के पराठे बनाती है और गरम गरम पराठे चाय के साथ अपनी सास और पति को लाकर दे देती है, जिन्हें खाने के बाद आरती और हर्ष कहते हैं, बहू जरा ये बता, ये तूने बनाए हैं? सच बताइयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने बाहर से मंगवा लिए हो। अरे माँ जी, मैंने बनाए हैं, वो भी अपने ही हाथों से। मैंने कहा था ना, आपको मेरे ये स्पेशल पराठे जरूर पसंद आएंगे। ओए होए, मेरी जान, मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ऐसे लजीज पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ, चूम ले, शर्म तो आती नहीं। माँ बैठी है यहाँ पे। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और आरती भी खूब तारीफें करती है अपनी बहू के बनाए हुए पराठों की। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन हर्ष अपने दोस्त प्रिंस को घर पर लाता है, जहाँ नुपुर उसके लिए गोभी के पराठे बनाकर उन्हें खिलाती है, जिस पर प्रिंस उनसे बोलता है, अरे वाह भाभी, क्या स्वाद है आपके हाथ के पराठों में। मेरा तो पेट ही भर गया पर मन नहीं भरा। कहा था ना, तू हाथ चाटते रह जाएगा नूपुर के हाथ के पराठे खाने के बाद। हाँ भाई, सही में मैं तो रोज ये पराठे खा सकता हूँ। सीरियसली भाभी, यू आर टू गुड। मैं तो ऐसे पराठे खाने के लिए अरे कितने भी पैसे दे दूं। अरे देवर जी, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, आपको ये एनी टाइम फ्री मिलेंगे, और आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर प्रिंस अपने घर के लिए निकल जाता है और दिन यूं ही बीतते जाते हैं। इसी तरह एक दिन हर्ष उदास होकर घर लौटता है और अपने हाथों को सर पर रखकर सोफे पर बैठ जाता है। उसको यूं उदास देखकर आरती और नुपुर उससे पूछती हैं, क्या हुआ हर्ष बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या बात है हर्ष, बताइए ना, आप इतने उदास क्यों हैं? माँ, नुपुर, मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे बिना किसी गलती के ही। इतने समय तक ईमानदारी से काम किया और आज बेवजह मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे बेटा, तू उदास मत हो, जहाँ कदर नहीं होती वहाँ काम भी नहीं करना चाहिए। तो एक काम कर, तू कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले, उदास मत हो। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, आप इतनी टेंशन ना लीजिए। चलिए, आपको भूख भी लग रही होगी ना, मैं आपके लिए फटाफट से पनीर के पराठे बना कर लाती हूँ। इसके बाद नुपुर सबके लिए पराठे बनाती है और सभी खाने के बाद सोने चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, लेकिन हर्ष को दूसरी नौकरी नहीं मिलती। इतना समय होने की वजह से अब तो उसकी सेविंग्स भी खत्म होने को आई थी। घर की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसको देखकर हर्ष बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि तभी उसका दोस्त उससे मिलने के लिए एक बार फिर उसके घर आता है। अरे हर्ष, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है भाई? हर्ष प्रिंस को सब कुछ बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है और अब उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। नुपुर और आरती भी वही होती हैं। ये सब सुनकर प्रिंस कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अरे तू नौकरी ढूंढ ही क्यों रहा है? अरे तू तो खुद का काम शुरू कर सकता है, भाभी है ना। नूपुर की मदद से कैसे? अरे यार, तुम खुद का ढाबा या रेस्टोरेंट खोल सकते हो, जहाँ भाभी के हाथ के लजीज पराठों की वजह से ना, अरे लाइन लग जाएगी, लाइन। और हाँ, कोई भी मुंह मांगे पैसे देगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही बेटा तूने, नुपुर के हाथ के पराठे। अरे वाह, क्या लाजवाब पराठे बनाती है वो। नूपुर, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? अरे हर्ष जी, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे चलिए ना, हम एक नई शुरुआत करते हैं, और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट काम है। इसके बाद हर्ष
प्रिंस से कुछ पैसे उधार लेकर नुपुर और अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, जहाँ नुपुर के हाथ के सभी तरह के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पालक के पराठे, पनीर के पराठे बनाना शुरू कर देती है और साथ ही लोगों को खिलाती भी है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसके रेस्टोरेंट में रोज भर जाया करती। प्रिंस से उधार लिए हुए पैसे अब हर्ष लौटा देता है और रेस्टोरेंट की सफलता देखकर हर्ष बोलता है, माँ सही कहा है किसी ने, एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे लिए वो औरत आप और नूपुर हो। अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सारा कमाल तो हमारे घर की लक्ष्मी नुपुर का है। इसके हाथों के स्वाद ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अरे आप दोनों भी ना खामखा ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अरे अपने ससुराल के लिए इतना सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। नुपुर की ये बात सुनकर आरती उसे गले लगा लेती है और फिर तीनों एक बार दोबारा अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हर्ष के पुराने ऑफिस से उसको फोन आता है और उसे दोबारा ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उसके बॉस उसकी पत्नी के बनाए हुए पराठों की बहुत तारीफें करते हैं, जिसकी वजह से वो हर्ष से कहते हैं, हर्ष, कंपनी तुमसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और तुमको तुम्हारी जॉब रिस्पेक्ट के साथ वापस देना चाहती है। क्या तुम दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे? यस, ऑफ कोर्स सर। और इसके साथ ही तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारी कंपनी लंच का ऑर्डर भी देना चाहती है। डेली लंच तुम्हारे रेस्टोरेंट से आया करेगा। क्या ये हो पाएगा? जी सर, जरूर हो पाएगा। मेरी वाइफ कर लेगी ये। हर्ष ये बात जाकर अपनी माँ और अपनी पत्नी नुपुर को बताता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और नुपुर उसे लंच के ऑर्डर्स के बारे में कहती है। अरे हर्ष जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए और रही बात रेस्टोरेंट की, तो वो मैं और माँ जी मिलकर संभाल लेंगे। और हाँ, रोज लंच से पहले ही आपके ऑफिस में खाना पहुँच जाएगा। तुम मेरी जिंदगी की वो इंसान हो जिसके होते मैं कभी टेंशन नहीं ले सकता। हाँ मेरी प्यारी बहू, तो सच में मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तीनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और समय पर नुपुर और हर्ष अपने पराठों के ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए भी एक ऐप बना देते हैं, जिसके बाद लोग ऑनलाइन पराठे ऑर्डर कर दिया करते थे और पराठों के लिए एक रिव्यू भी दिया करते थे। और इसके बाद एक बार फिर से तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। सोनल और समीर दोनों ही दूल्हा दुल्हन के रूप में घर में प्रवेश करते हैं। सोनल की सास अंजू देवी दोनों की आरती उतार कर घर में प्रवेश करवाती है। पूरे घर में नई बहू के आने से चहल पहल थी। ऐसे ही एक दिन सोनल के मायके वाले घर आते हैं, जिसमें सोनल की बहन कश्मीरा और उसके पिता अर्जुन सिंह आते हैं। पूरा घर इस खुशी के मौके को अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। तभी अंजू देवी सोनल के पिता से कहती है, भाई साहब, आज आप लोगों को यहीं रुकना है। रात भर हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ हाँ समधन जी, तैयार रहिए आप फिर। हाँ हाँ समधी जी, मैं तो तैयार हूँ। रात के खाने के बाद सभी लोग अंताक्षरी खेलने बैठ जाते हैं। म्यूजिक बजता है और पिलो को सब एक दूसरे की तरफ उछालते हैं। म्यूजिक बंद होता है और पिलो जाकर अंजू के पास आके रुक जाता है और अंजू गाना गाती है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। फिर से म्यूजिक बजता है और सब पिलो को एक दूसरे की तरफ उछाल रहे होते हैं और म्यूजिक रुक जाता है। पिलो इस बार अर्जुन के पास आके रुकता है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। फिर से म्यूजिक बजता है, सब पिलो को उछालते हैं और इस बार पिलो आके कश्मीरा के पास रुकता है और कश्मीरा गाना गाती है। हो जिनके आगे जी, हो जिनके पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ, हो मेरे जीजा जी। फिर से म्यूजिक बजता है और इस बार पिलो एक बार फिर से अंजू के पास आके रुकता है और अंजू गाना गाती है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने समधी जी गा रही समधन है।
म्यूजिक बजता है, पिलो फिर से उछाला जाता है और इस बार पिलो समीर के पास आके रुकता है और समीर गाना गाना शुरू करता है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। इस तरह रात भर गाने का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही अगले दिन मेहमानों के जाने का समय होता है और सोनल के पिता और बहन दोनों अपना सामान पैक कर लेते हैं। वो लोग निकल ही रहे होते हैं कि अंजू देवी उनसे कहती है, अरे भाई साहब, कश्मीरा को यही रहने दीजिए कुछ दिन के लिए। अच्छा बहन जी। हाँ हाँ, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, कुछ दिन के लिए यहीं रुकने दीजिए इसको। ठीक है बहन जी। अंजू देवी के कहने पर अर्जुन कश्मीरा को कुछ दिन और वहीं छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी कश्मीरा समीर से बोलती है, जीजू आज शाम को ना आप जल्दी आना, हम मूवी देखने चलेंगे। मैंने टिकट भी बुक कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। याद से जीजू, भूलना नहीं और लेट भी मत होना। हाँ हाँ बाबा, आ जाऊंगा। नाश्ता करने के बाद समीर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को कश्मीरा अच्छे से तैयार हो जाती है और समीर को फोन लगाती है, मगर समीर उसका फोन नहीं उठाता और ऐसे ही रात के 10 बज जाते हैं। कश्मीरा गुस्से से लाल हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद में समीर घर वापस आता है। तब कश्मीरा गाना गाते हुए उससे कहती है, अच्छा सिला दिया जीजू मेरे प्यार का, कैंसिल कर दिया मूवी प्लान आज का। दे दो तुम मुझको माफी, कर दी जो गुस्ताखी। अरे नहीं पता था मुझको कि मीटिंग में जाना है। अब जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करूँगा। गलती जो मैंने की है तो पेनल्टी भी मैं ही भरूँगा। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। जीजा साले की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो अब खाना खा ले। हाँ हाँ, बस 5 मिनट। तभी समीर कश्मीरा को समझाते हुए कहता है, ओहो साली जी, इतना भी क्या नाराज हो ना। क्या जीजू, आपकी इकलौती अच्छी साली आपके घर आई हुई है और आप हो कि आप अपने काम में ही लगे रहते हो हमेशा। अच्छा सुनो, मुझे कल काम के सिलसिले में कन्याकुमारी जाना है, क्या साथ चलोगी तुम मेरे? सच में? हाँ। लेकिन इस बार धोखा तो नहीं दोगे आप? अरे नहीं पागल, कल तैयार है ना, तुम सुबह ही निकलना है। वाह जीजू, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ हाँ, एक्साइटेड तो हम भी हैं, क्योंकि एक गरम चाय की प्याली हो और एक होठ सी साली हो। अगली सुबह समीर और कश्मीरा दोनों रेडी होते हैं और ट्रेन से कन्याकुमारी के लिए निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरकर दोनों टैक्सी करते हैं और आधा रास्ता खत्म करने के बाद में समीर अचानक ही जोर से गाना गाने लगता है। मैं निकला ओ साली लेके रास्ते में, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अरे बस बस जीजू। तभी उनकी टैक्सी के आगे कुछ साउथ इंडियन गुंडे आ जाते हैं, जो कश्मीरा और समीर को बेहोश करके एक घने जंगल में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कश्मीरा को होश आता है और वो देखती है कि वो गुंडे साउथ इंडिया की लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे हैं। कश्मीरा उनको आवाज लगाती है, मगर वो कश्मीरा की बात समझ ही नहीं पाते। थोड़ी देर बाद समीर को होश आता है। तभी समीर गाना गाते हुए कहता है, ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते, जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर। तभी वो गुंडे यानी मंगाबली और पुंगू उनके सामने आते हैं और पुंगू समीर और कश्मीरा से कहता है, नानंते परौन्ने नन्ने नन्ने किडनैप चेतो किडनी सेलेन्नो। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? वे किडनैप्ड यू एंड वी विल सेल योर किडनी। हाँ, क्या बोल रहे हो? व्हाट जीजू, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिसन, यू टेक दिस गर्ल एंड सेल हर किडनी। व्हाट? जीजू, आप ऐसा करोगे मेरे साथ? ओ मैंने खेल ये है खेला, एड़े को खिलाया पेड़ा,
ताकि हम भाग जाएं यहाँ से। तभी मंगा बली कहता है, बल्ले बल्ले मैं मंगा बली, अब दूंगा तेरी बली। जैसे ही मंगा बली और पुंगू उनकी तरफ बढ़ते हैं, दोनों जीजा साली अपने दांतों से उन्हें काट कर भाग जाते हैं और कहते हैं, कश्मीरा, गोटी, भाग। छोटे छोटे शहरों से, खाली भोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती हैं, हम समंदर के अंदर चले। दोनों बहुत ही तेज भागते हैं और भागते भागते रोड पर आ जाते हैं। किसी तरह दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और मंगाबली और पुंगू के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं और उन दोनों को जेल हो जाती है। इसके बाद कश्मीरा और समीर दोनों अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई ऐसी अंताक्षरी खेली है? अगर खेली है तो हमें कमेंट में वो गाना और अंताक्षरी के बारे में जरूर लिख के भेजें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।